अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बड़ा अहम दिन था क्योंकि बस दिन के स्टार्ट से ही आप समझ लें कि बैक टू बैक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आना शुरू हो गई। तो ये खबरें इतनी सादा नहीं है, इनके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, वो आपके सामने आज शेयर करेंगे। एक तो इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसके ऊपर जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी तनकीद होगी, बड़े क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, तो वो सिलसिला शुरू है, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। दूसरा अहम मामला, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इमरान खान साहब के ख़त का जवाब दे दिया है। तो क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या रिस्पांस मिला है इमरान खान साहब को, ये डिटेल में आपके साथ शेयर करते हैं। साइफर केस की अडयाला जेल में एक दफ़ा फिर से समाअत हुई है, लेकिन अब अगेन इसके ऊपर सवाल उठेंगे क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर्स थे उसके मुताबिक बिल्कुल भी ये केस प्रोसीड नहीं किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ से बात शुरू हो जाए कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो होने थे, तो एक बात तो पहले बड़ी क्लियर है कि जो पीटीआई को इलेक्शन के लिए कहा गया था उसकी वजह बड़ी सिंपल थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मकसद बड़ा वाज़ेह था। बुनियादी तौर पर मकसद अभी भी वही है कि पीटीआई को किसी भी तरह इंतखाबात से या तो दूर रखना है या इतनी कमज़ोर पोजीशन में उनको उतारना है इंतखाबात में कि जहां पर वो किसी भी तरह इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने का कोई इम्कान ना रहे, कर ना सकें। तो उसके लिए हर मुमकिन हथकंडा हरबा जो है वो आजमाया जा रहा है, जिसमें पार्टी लीडरान को तोड़ना, कन्वेंशन जलसे जुलूस ना करने देना, और उसके बाद अब अगला जो अहम टारगेट था वो था बल्ले का निशान छीनना। अब उसको एक मुमकिन बनाने के लिए इनके पास ऑप्शन यही था कि चेयरमैन को भी शामिल ना होने दिया जाए इंतखाबात में, और बल्ले का निशान छीना जा सकता था अगर इंटर पार्टी इलेक्शन का मसला हल ना किया जाता, जिसको अगरचे सिर्फ एक बहाना ही बनाया गया था बदनीयती की बुनियाद के ऊपर। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक अक्लमंदाना फैसला ये तो ज़रूर किया कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन अगले भी बड़े होशियार हैं और तैयार हैं और सोच के बैठे हैं कि हर एक बात को मुतनाज़ कैसे बनाना है और किस अंदाज से पीटीआई को कमज़ोर से कमज़ोर तर करना है, इलेक्शंस के लिए नाअहल करना है, या उस तरह से उन्हें ताकतवर पोजीशन में आगे नहीं आने देना। अब इससे मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि यूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज के इलेक्शन है, इसको आप और बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये उतने जमहूरी अंदाज से नहीं हुए जो होने चाहिए, और जो बाय रूल एक तयशुदा बात है कि इलेक्शन होने चाहिए सियासी जमातों में, तो ये बात दुरुस्त है कि उनके भी उस तरीके से आइडियल सिचुएशन के तो ये इलेक्शन नहीं थे। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह के इलेक्शन होते हैं? तमाम ही जमातों में यही सूरत हाल है। खुद PMLN की तरफ से अगर आप देखें तो इसी किस्म की सूरत हाल है। तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया, ये सब चीज़ें रिएक्शंस में बाद में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्शन हुए उसके नतीजे में अनाउंसमेंट्स आ गई हैं, और इसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। हलीम आदिल शेख सिंध के, अली अमीन गंडापुर साहब KP के सदर, और मुनीर अहमद साहब बलोचिस्तान के PTI के सदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। तो मेन जो की पोजीशंस थी उसके ऊपर हो गया ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एज यूजुअल उमर अयूब साहब ही रहे हैं। तो जो सारी सिचुएशन थी वो जूं की तूं है, सिर्फ चेयरमैन जो हैं वो बदल गए हैं। इमरान खान की जगह गौहर अली खान साहब का नाम अब लिखा जाएगा एज PTI चेयरमैन। और ये क्यों है, कैसा है, उसकी वजह आप सब जानते हैं। इमरान खान साहब को टेक्निकली एक तरह से -1 करने की कोशिश की गई, तो इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल उसी अंदाज से जवाब देते हुए एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये पूरा इलेक्शन तो करवा दिया ताकि बैट का निशान जो है वो PTI के पास रहे इंतखाबी अमल में जाने के लिए। अब इस सारे केस में हुआ क्या है? इस सारे केस में मैंने आपको कल ही इस बात का इंदिया दे दिया था कि जो अकबर एस बाबर साहब हैं वो किसी खैरख्वाही के साथ तो नहीं आए वहाँ पर इंटर पार्टी इलेक्शन को देखने के लिए, या मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में वो कोई ख़ास मकसद था, और वो ख़ास मकसद आज खुल के सामने आ चुका है। इंटर पार्टी इलेक्शन की जो रिजल्ट्स थे उनके नताइज के बाद वो सामने आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आके कहते हैं कि जनाब ये तो पार्टी इलेक्शन ठीक ही नहीं हुए, हमने तो हिस्सा लेना था, हमें तो कागजात नामजदगी तक नहीं दिए गए, और भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी को कागजात नामजदगी नहीं दिए गए, और बिला मुकाबला तमाम लोगों को मुंतखब जानबूझ के करा लिया गया है। तो बेसिकली ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। तो ये अकबर एस बाबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे आप अंदाज़ा सिर्फ ये लगा लें कि मतलब अब इनका यही है कि अल्टीमेटली इन्होंने जाकर इन इलेक्शंस को भी इलेक्शन कमीशन में
चैलेंज करना है और कहना है कि जी ये सही तौर पर इलेक्शन नहीं हुए, आइन के मुताबिक नहीं हुए, जो पीटीआई का आइन है, तो हमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, वोटिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो सिर्फ एक सिलेक्शन है। तो अब ये सारे एक दरख्वास्त बना के ये इलेक्शन कमीशन में पहुंच जाएंगे ताकि अगेन पीटीआई के जो बैट का निशान है उसके ऊपर हमला करने की तैयारी पूरी रहे इनकी। तो एक तो अकबर एस बाबर साहब, और फिर उसके बाद ओवरऑल आप एक रिएक्शन देखते हैं, पीएमएलएन की तरफ से रिएक्शन आता है कि जी ये तो हाल है इनका, इन्होंने तो सारी सिलेक्शन की है। भाई आप किस मुंह से ये बातें कह रहे हैं? आप तो खुद इवन वजीर आजम तक भी सिलेक्शन होना चाह रहे हैं, और सारी जो इलेक्शन है, पूरे मुल्क का जो इलेक्शन है, आप तो उसकी भी एक पूरी सिलेक्शन चाह रहे हैं, और फिर आपके मुंह से तो इस तरह की बातें बिल्कुल जेब नहीं देती कि आप इलेक्शन की बात करें। आपका और इलेक्शन का क्या लेना देना भाई? आप तो पूरे मुल्क में सिलेक्शन चाह रहे हैं और ऊपर से आप उनको ये समझा रहे हैं कि आपकी जमात में सही तौर पर इलेक्शन नहीं हुए। और फिर अगर आप ही की जमात की बात कर ली जाए तो पीएमएलएन और या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और इवन जमात हो, कितना इनमें कोई आपने सुना है कि कभी इनकी इस तरह के इलेक्शन हुए हैं जिसमें वोटिंग हुई है? सारे जो इनके अहम लोग हैं, चाहे उनके पीटीआई के सदर हों, सेक्रेटरी जनरल हों, फाइनेंस के मामला देखने वाले हों, जितने भी इनके ओहदे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हों, ये सब मुकर्रर हुए हैं। इनमें से कोई भी इंतखाब लड़के नहीं मुकर्रर हुआ और ये सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इवन अता तारड़ साहब भी, जितने भी इसहाक डार साहब भी, और जितने बाकी भी इनके जो पीएमएलएन के रहनुमा हैं, ये सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। मतलब आपकी अपनी जमात सारी की सारी इसी पैटर्न के ऊपर खड़ी हुई है और आप दूसरे को जाके ये नसीहतें कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं कि भाई आपके जमात में इलेक्शन ठीक नहीं हुए और ये जमहूरी अंदाज के इलेक्शन नहीं थे। तो भाई आपकी जमात में कौन से इलेक्शन ठीक हुए? तो ये एक बिल्कुल आपको नजर आ रहा है सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब एक साथ हमलावर हुए हैं। अकबर एस बाबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर से पीएमएलएन और बाकी जमातों की तरफ से इस तरह का रिएक्शन, और फिर तीसरा जो इसमें किरदार था अहम, वो था जो नून लीग के प्रो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, जिन्होंने सुबह से ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हो रहा, इलेक्शन ठीक नहीं हो रहा, और वो सारा उन्होंने एक माहौल बनाया कि जी ये तो है ही सिर्फ नाम नहाद सो कॉल्ड इलेक्शन करवाया इन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, और जनाब इसकी कोई हैसियत नहीं है और इस पे नोटिस होना चाहिए, और ये सारी कहानी, और सब ने शुरू हो गए कि जी ये देखें ये बड़ी जमात जमहूरी बनती है, इनके अपने इलेक्शन कैसे हुए हैं। तो ये इस पर भी कोई बात करे कि ये आखिर इस तरह के इलेक्शन इस माहौल में कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई, किस बदनीयती की बुनियाद के ऊपर उनके साथ ये किया गया, और क्या बाकी तमाम जमातों के इलेक्शन इस तरह के नहीं होते जो आप एक जमात को टारगेट करके सिंगल उसके ऊपर बात कर रहे हैं? तो इससे तो सबकी बदनीयती बड़ी वाज़ेह हो रही है। तो ये एक अंडरस्टूड चीज़ थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बताया था कि अभी भी अगरचे पीटीआई ने इसको जिस भी तरह मैनेज करके करवाए तो हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल बनाए जाएंगे और बनाए जा रहे हैं, और आगे भी ये सिलसिला आप देखेंगे कि चलेगा। अभी इतनी जल्दी इनकी इस मसले से जान नहीं छूटेगी। ये बात दुरुस्त है, मैं इस बात की हामी हूँ कि तमाम सियासी जमातों में सही अंदाज में इलेक्शन होने चाहिए, प्रॉपरली हर एक को सेलेक्ट करने के बजाय इलेक्ट होना चाहिए, और तमाम कारकुनों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए कि अगर कोई चेयरमैनशिप के लिए, सदर के लिए, किसी भी पार्टी के ओहदे के लिए खुद खड़ा होना चाहता है, जो उम्मीदवार कैंडिडेट बनना चाहता है, तो उसको ये हक होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक जमात के लिए नहीं है, ये सब जमातों के लिए रूल होना चाहिए। और फिर जिस अंदाज से जितने कम वक्त में पीटीआई को ये करने के लिए कहा गया है, तो उसके पीछे बदनीयती बड़ी खुल के अया होती है। तो ये तो एक हो गया जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के हवाले से मामला है, जो कि मुझे अभी तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो सूरत हाल है जनाब साइफर केस की, इसके ऊपर आपको मालूम है कि डिविजनल बेंच का फैसला है कि जी ओपन समाअत होनी है, ओपन कोर्ट में समाअत होनी है। और उसके बाद अगले ही दिन हमने देखा कि जो जज साहब हैं जुल्करनैन हसनात साहब, इन्होंने कहा कि भाई चूंकि हुकूमत का नोटिफिकेशन आ गया है तो अब जेल में ट्रायल तो करना पड़ेगा, लेकिन समाअत हम ओपन करेंगे। इस ओपन का मतलब ये होगा कि जो कोई भी चाहे वो आकर समाअत का पूरा जो मामला है, कार्रवाई है, उसको देख सकता है, और उसके लिए मीडिया को भी इजाज़त होगी, और भी कोई आना चाहे वो भी स्पेशल परमिशन के साथ आ सकता है, फैमिली भी के भी लोग होंगे, और ओपन समाअत होगी, कुछ छुपाया नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मीडिया के चंद नुमाइंदों को जाने की किसी तौर इजाज़त दे दी जाएगी, ताकि कम से कम दिखाने को ही सही ये कह सकें कि जी
शफाफ ट्रायल हुआ है और ओपन ट्रायल हुआ है और जो अदालत का हुक्म था उसके मुताबिक ट्रायल हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इतनी भी तरद्दुद और तकल्लुफ़ की जहमत महसूस नहीं की जा रही कि दिखाने के लिए ही सही कुछ तो आइन और क़ानून की पासदारी हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। आज भी सुबह ही से कोर्ट रिपोर्टर्स अडयाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गए और उन्होंने कोशिश भी की अडयाला जेल की इंतज़ामिया से इस मुतालिक बात भी की कि कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, वो कार्रवाई रिपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके बरक्स उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली और इस तरह से बहुत से जो अहम कोर्ट रिपोर्टर्स, मुस्तनद कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो भी अंदर तक दाखिल नहीं हो सके। तो फिर आज जो सारी कार्रवाई हुई है साइफर केस की, वो सारी खुफिया कार्रवाई हुई और अगेन ये किसी तौर भी जो आपके अपने ही अहकामात थे, इवन अबुल हसनात साहब के हों या डिविजनल बेंच के हों, ये उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी थी कि जिसमें किसी को, मीडिया को भी आने की इजाज़त नहीं थी और ना ही उस तरह से, पहले तो ये इवन ये तक कह रहे थे कि पब्लिक में भी कोई आना चाहे तो वो आके देख सकता है, लेकिन पब्लिक तो दूर की बात है, यहाँ पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं प्रोफेशनल, उनको तक अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये अब बड़ा एक, जहाँ इसमें दो बेसिक बुनियादी बातें जो हैं बड़ी क्लैरिटी से नज़र आती हैं। पहली चीज़ ये है कि इन्हें इस बात का खदशा और खौफ है कि इमरान खान की कोई तस्वीर या उनकी कोई गुफ्तगू डायरेक्टली कोर्ट रिपोर्टर्स के थ्रू जब बाहर रिपोर्ट होगी, उनका मैसेज बाहर आएगा, वो किसी तौर ये आने नहीं देना चाहते। वो अंदर ही बंद बैठा इनके लिए इतनी बड़ी बला बन गया है, तो इन्हें समझ नहीं आ रही कि उसका कोई मैसेज बाहर आ जाएगा या कोई तस्वीर या कोर्ट रिपोर्टर कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो कैसे ये चलने दी जाए। तो लिहाजा इनको जो है अंदर ही ना जाने दो। और दूसरी जो इसकी बड़ी वजह ये है, जो ज़्यादा डेंजरस भी है और ज़्यादा सवाल भी उठा रही है, वो वजह यह है कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि सज़ा देने का फैसला पहले ही हो चुका है और कोई शफाफ ट्रायल नहीं मिलेगा इमरान खान को। इससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि साबित करने के लिए चूंकि कुछ है नहीं, तो इसलिए किसी दुनिया वाले को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, दिखाने नहीं दिया जा रहा कि अंदर हो क्या रहा है। अगर आपके पास इतने ही सबूत हैं, अगर आपको मालूम है कि ये इतना ही ओपन एंड शट केस है, तो आने दें मीडिया वालों को, दिखाने दें कार्रवाई। मैं तो कहती हूँ लाइव टीवी पे कार्रवाई दिखाए, पता लगे कि इमरान खान ने कितने बड़े जुर्म किए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास लगता ये है बज़ाहिर कि कुछ है नहीं साबित करने के लिए, और आप एक झूठे और मनगढ़ंत केस में जिसकी कोई बेस नहीं है उसके ऊपर ज़बरदस्ती सज़ा देने का पहले से फैसला कर चुके हैं। इस वजह से आप हर काम छुप छुपा के करना चाहते हैं, बंद कमरों, बंद दीवारों के पीछे करना चाहते हैं, बंद दरवाज़ों के पीछे करना चाहते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि आपने अंदर क्या नाइंसाफ़ी की है, किस तरह आइन और क़ानून का कत्ल किया है, किस तरह अवाम के मकबूल लीडर के साथ ज़्यादती की है, या आप इसको अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए, उसको छुपाने के लिए बेसिकली आप ये अंदर बंद कमरों में सारी कार्रवाई करें, वरना इसकी कोई ज़रूरत पेश ना आती। इससे पहले भी बहुत लोग आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी दुख भरी दास्तानें सुनाते हैं कि उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, उनके खिलाफ गलत केस बने। तो क्या उनकी कार्रवाइयाँ बंद कमरों में हो रही थी? क्या वो पेशियों पर खुद नहीं पहुँचते थे? क्या अदालत में तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स सारी चीज़ें खुद रिपोर्ट नहीं करते थे? तो क्या कवरेज उनको नहीं मिलती थी मीडिया की? तो आज ऐसा क्या हो गया है कि इमरान खान की सारी कार्रवाइयाँ, सारे केसेस आपको बंद कमरों में ही करने पड़ रहे हैं, जेल के अंदर करने पड़ रहे हैं, सारी अदालतें आपने जेल के अंदर जाके लगा ली हैं। तो इसकी वजह साफ और बुनियादी तौर पर बिल्कुल क्लियरिटी से नज़र आती है कि सज़ा देने के फैसले पहले हो चुके हैं, बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी है और वो आपने अंदर करनी है। अब ये कह रहे हैं 4 हफ्तों में ट्रायल करना है। अब सीधी सी बात है, 4 हफ्तों में ट्रायल तो मुमकिन नहीं है जब आपने इतने गवाह रखे हुए हैं, सबके ऊपर जिरा होनी है, 28 गवाह, कब उनके बयानात कलमबंद होंगे, कब उनकी जिराह मुकम्मल होगी, कब मामलात आगे चलेंगे, किस तरह आप हर वकील हर बंदे से जब जिरा करेगा, किस तरह आप 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल कर सकते हैं? वो इसी तरह आप कर सकते हैं कि अगर आप बंद कमरे में बाहर निकल के कुछ भी कह दें कि ट्रायल मुकम्मल हो गया, जुर्म साबित हो गया, खुदा हाफिज़, हम सज़ा दे रहे हैं। तो ये इनका प्लान है पूरा, जो अब बिल्कुल किसी को इसमें शक नहीं रह गया, क्योंकि इन्होंने मीडिया को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि इन्होंने कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं करने दिया, क्योंकि अगर लोग अंदर जाएंगे तो वो बाहर आके बताएंगे कि अंदर हो क्या रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ खदशात हैं या इल्ज़ामात हैं, तो फिर आप आने दें मीडिया को, खोलें दरवाजे जेल के, पता लगे कि क्या हो रहा है। बल्कि जेल के दरवाजे क्यों खोलें, आप लेके जाएं इमरान खान को अदालत, पेश करें, वहाँ पर करें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, क्यों नहीं करते? तो अब ये प्लान किसी को अगर थोड़ा बहुत उसमें डाउट भी था तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस किस्म की आपकी अदालतों की और कानून की हालत है, और ऐसे में जब इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को ख़त लिखते हैं कि उनकी पार्टी के साथ किस तरह से विक्टिमाइजेशन हो रही है और किस तरह से उनको खुली यानी एक कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं है, तो ये सारी इंसानी हुकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जियों के ऊपर जब इमरान खान साहब चीफ जस्टिस साहब को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं,
तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है अब आप खुद देख लीजिए कि क्या ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो इस मनसब पे बैठे हुए शख्स को जेब देता हो। मान लिया कि इमरान खान ने आपके खिलाफ गलत ही झूठा ही रेफरेंस फाइल कर दिया होगा, हम ये मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो क्या अब आप यकीना पाल के बैठे रहेंगे और कहेंगे कि मैंने इमरान खान के साथ, इसकी पार्टी के साथ इंसाफ नहीं होने देना? क्या ये हम एक्सपेक्ट करें? अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है इमरान खान साहब के ख़त के रिस्पॉन्स में, उसमें लिखा जाता है कि जी 1 दिसंबर को हमें इतने बज के इतने मिनट पर एक दस्तावेज़ मिली, 7 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त थी, उसके साथ 77 सफ़ात पर मुश्तमिल कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए और ये दरख्वास्त जो थी इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने कोरियर की थी। फिर उसमें बताया गया कि इस दरख्वास्त में एक सियासी जमात की तरफ से जो है वो सारा एक शिकायत सी की गई थी कि जनाब उन्हें कुछ मिल नहीं रही लेवल प्लेइंग फील्ड। तो उन्होंने कहा कि जी हैरत है कि इस जमात की तो नुमाइंदगी खुद वकला करते रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में, अभी हाल ही में फ़ौजी अदालतों और इंतखाबात से मुतल्लिक भी केसेस में इस जमात के वकला पैरवी करते रहे हैं। ये हैरान कौन है कि ये जो सारी हमें दस्तावेज़ मौसूल हुई है उससे पहले ही ये मीडिया को जारी कर दी गई और फिर ये भी लिखा है आखिर में जो जवाब है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास है और वो हलफ की पासदारी भी करेंगे और आइन और कानून को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो उसके ऊपर अमल पैरा हों, और साथ में लिखा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और ना किसी की हिमायत करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक कोल्ड किस्म का जवाब जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा तरफ से दिया गया है। वैसे तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई बिल्कुल हम एड्रेस कर रहे हैं, हम देखेंगे चीज़ें कि क्या हो रही हैं वगैरह, ये भी जवाब दिया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ये जवाब दिया गया कि जैसे तासुर ये दिया गया कि आप काजी फ़ायज़ ईसा को दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इसमें दबाव कहाँ से होगा? एक बंदा अगर साइल जो है वो दरख्वास्त नहीं कर सकता, अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, तो वो किधर जाएगा? तो दबाव कैसा हो गया? वो क्या बैठा कोई मनसब पर बैठा हुआ ऐसा कोई शख्स है जो आपके ऊपर दबाव डाल सकता है? वो तो खुद जेल में बैठा हुआ एक कैदी है, तो वो कहाँ से आपके ऊपर दबाव डालने लगा? वो तो आपसे दरख्वास्त कर सकता है, वो आपको ये याद दिला सकता है, ये सूरत हाल बता सकता है कि ये हो रहा है, आप इसकी तरफ चीज़ें देखें। तो आपने बजाय इसके कि बड़ा बनते हुए आप कहते हैं कि बिल्कुल भाई हम हर चीज़ एड्रेस करेंगे, सबके लिए करेंगे, आप उल्टा उनको ये याद दिलाने बैठ गए कि अच्छा भाई तुम हमें याद ना दिलाओ, हमें पता है हमें क्या करना है, अपनी औकात में रहो। तो ये इस किस्म का रिस्पांस जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं ये समझती हूँ कि ये अगेन काजी फ़ायज़ ईसा साहब की शख्सियत के हवाले से कोई अच्छा तासुर नहीं दे रहा। इससे ये पता चल रहा है कि वो पीटीआई के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए, या इंसानी हुकूक की अगर खिलाफ वर्जियाँ उनके कारकुनान के साथ हो रही हैं, जो कानून की भी खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसके साथ भी वो नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो इस पर आंखें बंद किए रहेंगे और हो सकेगा तो शायद वो सहूलतकारी भी करें, जैसे कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने की है कि जो बार बार गिरफ्तारियां हो रही थी उन्होंने उस ऑर्डर को ही उड़ा के रख दिया कि जी जितनी बार मर्जी करो गिरफ्तारियां। इससे पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आप नहीं बार बार कर सकते। तो ये जो सारी सिचुएशन है आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले बात की थी कि नज़र ये आ रहा है कि जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं उनका एक कंसेंसस है और उस कंसेंसस में किसी में कोई फ़र्क नहीं है और वो सब जो है वो एक ही एम के साथ जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं मनसबों के ऊपर और उसी एम को पूरा करने में लगे हुए हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा है रियासत पाकिस्तान के साथ, आईन पाकिस्तान के साथ, मईशत के साथ, मुल्क के इमेज के साथ, आइन और कानून के साथ, किसी के साथ भी हो रहा है, उससे उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपना एक उनका टारगेट है, वो उसी की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं कि किस तरह से एक पार्टी को आपने ऑब्सोलीट करना है, किस तरह से उसे माइनस करना है। ये इतनी सी कहानी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।